आज का जो टॉपिक है अबाउट इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स में, यानी कि इनऑर्गेनिक जो मेटालिक आते हैं उसके इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स का वैरायटी है मेटालिक पॉइजन्स। तो मेटालिक पॉइजन्स का वैरायटी में आते हैं ये। उसमें पहला अबाउट लेड टॉक्सिसिटी। लेड हमने हर बार वो केमिकल पीरियोडिक टेबल में पढ़ते ही रहते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक व्यू में लेड और लेड टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके साथ साथ करंट रिलेवेंस भी है लेड टॉक्सिसिटी में। हमने मैगी और नेस्ले के कंपनी के बारे में बहुत बार सुना ही होगा। तो फिर लेड का हर बार टॉक्सिसिटी इससे जुड़े होते हैं। और फिर दूसरा है ये जो चाइनीज़ टॉयज़ आते हैं उसमें ज़्यादातर लेड का कवरिंग भी होता है, ऐसा भी है। तो फिर इनका करंट रिलेवेंस भी है टॉक्सिसिटी। ज़्यादातर लेड जो होता है एक हैवी सॉफ्ट एक स्टील ग्रे मेटल है जो ज़्यादातर अगर मेल्ट किया तो एक टॉक्सिक फ्यूम्स ले लेते हैं। और लेड और उसका सारी कॉम्पाउंड्स टॉक्सिक भी हैं। इसमें कॉम्पाउंड्स ये है कि लेड एसीटेट, लेड कार्बोनेट या फिर लेड क्रोमेट जो होते हैं। क्रोमेट मतलब अराउंड क्रोम येलो कलर, एक ब्राइट येलो का पाउडर देखते हैं। लेड कार्बोनेट जो होते हैं वह ज़्यादातर वाइट पाउडर का होते हैं। लेड एसीटेट जो होते हैं उसको साल्ट और सैटिन बोलते हैं, वाइट क्रिस्टल्स जैसा होता है। और फिर सोर्सेस है ज़्यादातर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या फिर बैटरी मेकिंग में या फिर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि कोई भी इंडस्ट्रियल यूजेस में ज़्यादातर ये लेड का काम आता है। उनके यूजेस में भी ज़्यादातर पोट्री और इनामल वेयर में और ज़्यादातर फायरआर्म के प्रोजेक्टाइल्स में भी यूज़ होते हैं। ग्लास वर्कर्स के अंडर भी ये काम आता है। और कभी कभी एंटीनोक कॉम्पाउंड्स में भी, पेट्रोलियम कॉर्डेक्स यानी कि एंटीनोक मोटर फ्यूल में भी वो लेड यूज़ कर देते हैं एंटीनोक के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ज़्यादातर सल्फाइड्रल एंजाइम से कंबाइन होकर सेल मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर लेता है और उसके साथ हीम सिंथेसिस और एनीमिया डेवलप होते हैं, हीमोलाइसिस भी। एब्जॉर्प्शन में सभी रूट से ही एब्जॉर्ब होता है, स्किन, जीआईटी, म्यूकोसा और इनहेलेशन से। एब्जॉर्प्शन के बाद बोन्स में स्टोर होता है, उसके साथ साथ फॉस्फेट और कार्बोनेट बन लेते हैं। लीवर और किडनी में डिपॉजिट भी होते हैं। लेड एक क्यूमुलेटिव पॉइजन है और इनका रेट ऑफ एक्सक्रीशन जो होते हैं एब्जॉर्प्शन से भी कम होते हैं। बाइल और यूरिन में ये ज़्यादातर इनका फेटल डोज में ज़्यादातर लेड एसिटेट, लेड कार्बोनेट और लेड टेट्राईथाइल में 20 ग्राम, 40 ग्राम और 100 मिलीग्राम है। इसका फेटल पीरियड में ज़्यादातर 2 to 3 डेज है। ये जो राइट साइड के पिक्चर है ज़्यादातर लेड पाइप से यूज़ कर देते हैं, कभी कभी पानी इधर उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, तो फिर उससे भी ज़्यादातर पानी में टॉक्सिसिटी। इनका क्लिनिकल फीचर्स में पहला सिम्टम होता है मेटालिक टेस्ट और फिर वॉमिटिंग और फिर कभी कभी कॉलिकी, एब्डोमिनल पेन या फिर कॉन्स्टिपेशन, अटैक्सिया या फिर इम्पेयर्ड बैलेंस, एपैथी होते हैं, हेडेक होते हैं, इंसोम्निया होते हैं। बाद में पैरास्थीशिया जैसे निम्नस भी, लेथार्जी भी, ड्राउसिनेस या फिर लेड एन्सेफेलोपैथी जो ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। बाद में कन्वल्शंस और कभी कभी क्रॉनिक पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म या फिर सैटर्निज्म भी बोलते हैं, क्योंकि प्लम्बिज्म यानी कि उनका केमिकल नाम, और फिर सैटर्निज्म साल्ट ऑफ सैटर्न भी बोल देते हैं। मायालजिया, फिर पैरास्थेशिया, इरिटेबिलिटी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, आर्थ्रालजिया, हेडेक, एनोरेक्सिया, सभी मेटालिक टॉक्सिसिटी का ऑलमोस्ट सिम्टम यहाँ पे डेवलप होते हैं। ये जो राइट साइड के पिक्चर है वो ज़्यादातर मोहनजोदड़ो और हारप्पा सिविलाइजेशन में ज़्यादातर अंडरग्राउंड पाइप थे, उसमें ज़्यादातर लेड पाइप्स का ही इस्तेमाल कर लिया था उसमें। इससे हमें पता चलता है कितनी डेवलप्ड और सिविलाइज्ड थे वो लोग। बाद में सीवियर कंडीशन में वॉमिटिंग और फिर वेट लॉस और फिर बाद में सीवियर एनीमिया की वजह से फेशियल पैलर भी आ जाते थे। और फिर कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट की वजह से लेड लाइन और फिर बर्टोनियन लाइन यहाँ पे दिख जाते हैं, उसको ब्लूइश लाइन प्रेजेंट ऑन गम्स बोलते थे। सल्फाइड की कॉम्पोजिशन या फिर डेपोजिशन से ये डेवलप होते थे। लेड सल्फाइड जो फॉर्म होते हैं ज़्यादातर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के एक्शन से, वो ज़्यादातर डिकम्पोज्ड फूड इन माउथ लेड के साथ कंबाइन होते हैं, तो लेड सल्फाइड डेवलप होते हैं, उसकी वजह से ये लेड लाइन भी होती है। लेड पॉइजनिंग में ABCDEF पैटर्न होते हैं जो हमें रिमेंबर करने के लिए। A फॉर एनीमिया या फिर एमेनोरिया कंडीशन, B फॉर बासोफिलिक स्टिपलिंग या फिर बर्टोनिंगन्स। बासोफिलिक स्टिपलिंग ज़्यादातर एनीमिया या फिर ब्लड लॉस से रिलेटेड होते हैं। C फॉर कॉलिक या फिर कॉन्स्टिपेशन, D फॉर ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप या फिर फूड ड्रॉप। नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर आ जाएगी, उसमें ज़्यादातर रिस्ट कंडीशन वगैरह जो नॉर्मल पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें ये रिस्ट ड्रॉप और फिर फूड ड्रॉप होते हैं। E फॉर एन्सेफेलोपैथी और फिर F फॉर फेशियल पैलर।
कॉलिक और कॉन्स्टिपेशन में इसमें रेड बेली एक भी बोल देते हैं, क्योंकि कॉलिक जो होते हैं फ्यू मिनट्स से डेवलप होते हैं, सीवियर इंटरमिटेंट क्रैम्प्स भी डेवलप होते हैं। लेड पाल्सी जो होते हैं वो क्रॉनिक पॉइजनिंग का सीवियर कंडीशन में होता है, इसका लेट फिनोमेना नहीं होता है। ये जो पिक्चर भी इनका लेड पाल्सी का है। दूसरा है लेड एन्सेफेलोपैथी, वो ज़्यादातर बच्चों के अंदर ही ये बहुत कॉमन है, इसकी वजह से मैगी का प्रॉब्लम हुआ था। सडन ऑनसेट होते हैं वॉमिटिंग का, इरिटेबिलिटी का, वर्टिगो वगैरह। इसके साथ साथ एटियोस्क्लेरोटिक नेफ्राइटिस और एमिनोरिया, स्टेरिलिटी और अबॉर्शन भी दिख जाते हैं। ये जो पिक्चर है ज़्यादातर फूड ड्रॉप का सिम्टम है, जो ज़्यादातर पैरालिसिस लेड का क्रॉनिक पॉइजनिंग में और मैनेजमेंट में ज़्यादातर चीलेशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्शंस हो तो डायज़ेपाम, थायमिन या फिर गुड कैल्शियम ग्लूकोनेट एंटीडोट। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में पर्टिकुलर ये है कि ब्लू लाइन ऑन गम्स होते हैं, पेल स्किन होते हैं, इमासिएशन और फिर कभी कभी एक्सरे में लेड लाइन भी दिख जाते हैं। जीआईटी में अल्सरेशन और हेमरेज भी दिखता है। क्रॉनिक पॉइजनिंग में रीनल ट्यूबुलर डिजेनरेशन और फिर बोन मैरो हाइपोप्रेशन होते हैं। कभी कभी पेरिफेरल नर्व्स का डीमाइलिनेशन होते हैं, इसकी वजह से ये पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। पैरालाइज्ड मसल्स जो होते हैं हर बार फ्लासिड या फिर फैटी इन्फिल्ट्रेशन सिम्टम्स भी होते हैं। एलिवेटेड एसिड लेवल्स होते हैं पोस्ट। इनका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ज़्यादातर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी है ज़्यादातर बच्चों के बीच। और फिर प्लम्बिज्म जो होते हैं एक इंडस्ट्रियल हजार्ड है, और फिर कभी कभी क्रिमिनल अबॉर्शन प्रोक्योर करने के लिए भी यूज़ करते थे, या फिर कैटल पॉइजन के रूप में, लेड बुलेट या फिर मिसाइल के रूप में, सुइसाइड और होमिसाइड के लिए बहुत ही रेयर ही यूज़ कर देते हैं। आज का टॉपिक है अबाउट आर्सेनिक एंड आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। आर्सेनिक हमें पता है वो मेटालिक पॉइजन की वैरायटी में था। पहले क्लास में हमने लेड टॉक्सिसिटी के बारे में देखा था। ये आर्सेनिक हमने वो रसायनशास्त्र में वगैरह देखा था, हरताला विषय वगैरह। इनका फॉरेंसिक और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में आज का क्लास में बताया। आर्सेनिक जो है, जो मेटालॉइड्स है, उतना टॉक्सिक नहीं है जितना लेड और मर्क्यूरी होता है, बट इनका आर्सेनिक का सॉल्ट ज़्यादातर टॉक्सिक होता है। इनका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनका ज़्यादातर नेम्स वगैरह इधर दिया है। ज़्यादातर हम यूज़ करने वाले मानशिला और हरताला जो है वो ज़्यादातर रसायन की मेडिसिन में वगैरह में प्रिपेयर करने वाला, यानी कि AS2S2 और AS2S3 है। येलो क्रिस्टल्स और रेड क्रिस्टल्स का होता है ज़्यादातर। दूसरा है आर्सेनिक ट्रायोड, यानी कि संभालकर या फिर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर बोलते हैं। दूसरा है कॉपर आर्सेनाइट या फिर शील्ड्स ग्रीन या फिर शील्ड्स ग्रीनिश पाउडर वगैरह बोलते हैं। दूसरा है कॉपर एसिटो आर्सेनाइट, यानी कि पैरिस ग्रीन। तो फिर इनका ज़्यादातर यूज़ रोडेंटिसाइड यूज़ में या फिर वीड किलर में, एलॉयज, डिप्लीटरी या फिर कलरिंग एजेंट्स में यूज़ कर लेते हैं। ये जो पिक्चर आपने देखा है वो ग्रीन कलर का गाउन ज़्यादातर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, यानी कि ब्रिटिश रूल में ज़्यादातर वुमेंस का ये गाउन्स का उतना फेमिलियरिटी था, तो फिर गाउन्स में यूज़ करने वाला ज़्यादातर ये हरताल का ही था। तो फिर उसमें ज़्यादातर ये हरताल की यूज़ होते थे। ज़्यादातर वुमेंस ऐसे वाले कपड़े ही पहनते थे, तो फिर इनका ज़्यादातर बॉडी से कांटेक्ट होने लगे तो उनको थोड़ा थोड़ा स्किन चेंजेस और फिर स्किन कंडीशंस वगैरह होने लगे। दूसरा है इनका सोर्सेस ज़्यादातर रॉक एंड सॉइल में, हॉट स्प्रिंग मिनरल वाटर में और फिर ड्रिंकिंग वाटर में, सी वाटर में, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स में या फिर सी फूड्स में, इंडस्ट्रियल सोर्सेस में होने लगे। इनके एब्सॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन देख लेते हैं तो ज़्यादातर स्किन, इनहेलेशन एंड जीआईटी म्यूकोसा में, क्यूटेनस एब्सॉर्प्शन में, डैमेज्ड सेल में बहुत लो है। अंडरगोस मेथिलेशन एंड लीवर, मिथाइलेशन एंड लीवर हो जाते थे। और फिर इनका ज़्यादातर मिनिमल पेनिट्रेशन थे ब्लड ब्रेन बैरियर में। इनके एक्शन ज़्यादातर एल्ड्रिच या फिर मीस लाइन होते थे, एल्ड्रिच या फिर मीस लाइन लीवर होते थे। इनके ज़्यादातर फॉस्फोरस को रिप्लेस कर देते थे रिवर्सिबली सल्फाइड्रल एंजाइम्स के कंबाइन करके, क्रेब्स साइकिल और डिप्लीशन ऑफ ATP और डेथ ऑफ सेल वगैरह यहाँ पे हो जाते थे। और फिर आर्सेनिक इनकॉर्पोरेटेड होते हैं नेल्स एंड हेयर एंड स्किन में। ये जो पिक्चर आपको दिखता है ज़्यादातर मीस लाइन में ये कंबाइन होते थे। और फिर ज़्यादातर वर्कर्स जो इंडस्ट्रियल में काम करते थे उनका ज़्यादातर नेल और हैंड्स का ऐसा कॉम्पोजिशन। क्लिनिकल फीचर्स में ये वाइटिश लाइन को ज़्यादातर मीस लाइन बोलते हैं। उनका एक्यूट पॉइजनिंग में कोलैप्स या फिर सर्कुलेटरी फेलियर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इंटेंस थर्स्ट, प्रोफ्यूज डायरिया, यानी कि सिमिलरली वाटर स्टूल ऑफ कॉलरा से सिमिलर ही होते हैं। इनका ऑलिगोरिया, फॉर्मिकेशन, कन्वल्शंस, ट्रॉमर्स वगैरह भी सिम्टम्स, सारे सिम्टम यहाँ पे प्रेजेंट। अलावा
सीवियर केसेस में पैरालिसिस एंड हाइपरप्लेक्सिया, कभी कभी क्यूटी वेव में, यूआरएसटी वेव में क्यूटी प्रोलॉकेशन, इसके साथ साथ टैकीकार्डी में होते थे 24 आवर्स के अंदर अगर पॉइजनिंग सिम्टम। और फिर ये दोनों कंपैरिजन है बिटवीन कॉलरा एंड फिर आर्सेनिक पॉइजन, कैसे कैसे होते हैं इनका पैटर्न वगैरह, यानी कि ज़्यादातर पेन इन थ्रोट बिफोर वॉमिटिंग होते हैं इसमें, और फिर आफ्टर वॉमिटिंग ज़्यादातर मेटालिक पॉइजन। ऐसे कंपैरिजन क्या है, कैसे हम डिफरेंशिएट। इनके क्रॉनिक पॉइजनिंग स्टेजेस को 4 स्टेज में बताया है। वीआईटी सिम्टम्स ज़्यादातर पहले डोमिनेट करता है, मलाइस, लॉस ऑफ एपेटाइट, गम्स जो होते हैं रेड एंड सॉफ्ट होते हैं, सर्कमसाइज्ड एडिमा होते हैं, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, क्यूटेनियस इरप्शन, वॉइस जो होते हैं होज एंड हस्की होते हैं। उसके साथ साथ स्किन में ये जो राइट साइड का पिक्चर दिखा है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन जैसा होता है, इनका स्पेसिफिकली ऐसा होता है। एपिथेलियल हाइपरप्लेशिया होते हैं केरेटोसिस के साथ, थाम एंड सोल। नेल्स जो होते हैं ज़्यादातर मीस लाइन, पहले हमने जो पिक्चर देखा था मीस लाइन जो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। हेयर्स जो होते हैं ड्राई होते हैं, जल्दी फॉल ऑफ, पैची या फिर डिफ्यूज एलोपेशिया। उसके साथ साथ आर्सेनिक डेस यानी कि एक्जिमा जैसे सिम्टम्स होते थे। उसके साथ साथ नेजल सिम्टम का पेनलेस परफोरेशन, और ऑर्गन्स का ज़्यादातर इनका अफेक्शन होता है, इसलिए हेपेटोमेगाली और फिर सिरोटिक लिवर डिसीज। उसके साथ साथ डार्किश एरिया ऑफ नेक, आईलिड्स एंड निपल्स भी होते थे। उसके साथ साथ बाउंड डिसीज भी न्यूरल टोबल डिफेक्ट की वजह से। फिर थर्ड स्टेज में हेडेक, टिंगलिंग, क्रैम्प्स वगैरह, नी जर्क, इम्पोर्टेंस वगैरह सिम्टम्स भी। फोर्थ स्टेज में ज़्यादातर थोड़ा और सीवियर सिम्टम्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी और फिर अटैक्सिया, ट्रमर्स और बाद में एन्सेफेलोपैथी और डेथ भी होते थे। ज़्यादातर ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए एडिसन्स डिसीज और सेकेंडरी सिफिलिस में भी ये सारी सिम्टम्स होते थे, इसलिए ये दोनों डिफरेंशियल डायग्नोसिस सिमिलर टू रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन एडिसन डिसीज और सेकेंडरी सिफिलिस में भी आते। हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज़ में माइल्ड ईओसिनोफिलिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। बेसोफिलिक स्टिपलिंग बहुत ही कॉमन है, सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटालिक टॉक्सिसिटी में बेसोफिलिक स्टिपलिंग बहुत पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ल्यूकोपीनिया और फिर थ्रोम्बोसाइट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक्यूट पॉइजनिंग जो होते हैं कॉलरा जैसे होते हैं, अल्कोहलिक न्यूराइटिस और फिर गुल्डेन-बार सिंड्रोम, पेरिफेरल न्यूरोपैथिक सिस्टम्स वगैरह। और फिर आर्सेनोफेजिस्टस जो होते हैं मिडिवल इंडिया में बहुत लोग वाजीरन के लिए आर्सेनिक खा लेते थे, तो फिर उनका टॉलरेंस लिमिट अप टू 0.3 ग्राम तक या फिर मोर देन 1 डोज तक होते थे। उनको ज़्यादातर साथ में हो जाते, उसके अलावा थोड़ा टॉक्सिसिटी सिम्टम्स बाद में प्रोड्यूस। और फिर मैनेजमेंट में गैस्ट्रिक लैवेज, एक्टिवेटेड चारकोल एंटीडोट बन जाते हैं, फ्लूइड रेसिस्किटेशन या फिर चीलेशन थेरेपी और फिर हीमोडायलिसिस भी काम आते हैं। बीएएल में एवरी 50 मिलीग्राम बीएएल ब्रिटिश एंटी लुइसा जो होते हैं 30 मिलीग्राम ऑफ आर्सेनिक से। डिसएडवांटेजेस जो होते हैं यानी कि आईएम इंजेक्शन से ही कर लेते हैं, इनका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादातर अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए बीएल के अलावा गैस्ट्रिक लैवेज ही मोस्ट प्रपोज्ड ट्रीटमेंट एंटिटी है। फेटल डोज में आर्सेनिक ऑक्साइड 180 मिलीग्राम और फिर फेटल पीरियड में 12 to 14। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स में रिगर्ड मोटिस थोड़ा ज़्यादा देर तक ये लगे रहते हैं। उसके साथ साथ जॉन्डिस, जीआईटी म्यूकोसा और फिर सम एंडोकार्डिनल हेमरेज, लिवर में फैटी। केमिकल एनालिसिस के लिए ज़्यादातर रूटीन विसरा, लॉन्ग बोन, क्योंकि लॉन्ग बोन में ही ज़्यादातर आर्सेनिक के डिपोजिशन होते हैं, इसलिए फीमर वगैरह प्रिजर्व कर लेता है, स्कैल्प हेयर्स, मसल, स्किन। इसके साथ साथ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में होमिसाइडल पॉइजन एक आइडियल होमिसाइडल पॉइजन माना जाता था, कैटल पॉइजन में भी यूज़ करते थे। एक्सटर्नल पॉइजनिंग बिकॉज इंडिजिनियस मेडिसिन में या फिर अशोधित वैरायटी हम यूज़ करते हैं तो वो एक्सटर्नल पॉइजनिंग बन जाते हैं। कभी कभी वेल वाटर और ट्यूबवेल वाटर में भी ये मिक्स होते हैं तो वो एक्सटर्नल पॉइजनिंग बन जाते हैं। कभी कभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स के साथ ये एडल्ट्रेटेड होता है तो आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग भी, या फिर उनकी कलर दिख के वो लोग मेडिसिन या फिर कुछ छोटे बच्चे वगैरह ले लेते हैं। आर्सेनिक वजह जो होता है रसायन पर्पस में डेली खाते हैं वो